एपिसोड नंबर 1087। असली मकसद क्रिश और आशी। डेनिस हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। इसके बाद मैंने कार्लो के दोस्त रॉबर्ट के साथ मिलकर एक झूठी फैमिली और झूठी कहानी बनाई। फैमिली तो बन चुकी थी, लेकिन तुम्हें इस कहानी पर यकीन हो, इसलिए फॉर्मूला का एक छोटा सा सैंपल तुम्हारे लिए रेडी करवाया। और क्योंकि ये फॉर्मूला रॉबर्ट का नहीं था, कई बार के एक्सपेरिमेंट नाकामयाब होने के बाद फाइनली उसने वो फॉर्मूला तैयार किया जिसका टेस्ट जिसका टेस्ट हमने कब्रिस्तान में एमली पर किया था, क्योंकि वही हमारे कल्ट की लड़की थी। अगर कोई प्रॉब्लम होती और फिर भी ये बात बाहर नहीं जाती तो हम रिलैक्स भी थे। और तब हमें पहली बार लगा हम खुदा बन चुके हैं। फाइनली एमली पर यह फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ और जहर भरी मुस्कान के साथ फिर हम आगे बढ़ दिए। अब वक्त था असली प्लान पर काम करने का। डेनिस तुम्हारे पास गया, तुम्हें मेरी छोटी बीमारी की कहानी सुनाई, और जैसा कि हमें यकीन था तुम ना कहने वाले नहीं थे, या तुम ना कहते भी, लेकिन उसने टेबल पर उंगलियां ठोकी। खुशी नाम सुनते ही सुनने वाले की सांसें अटक गई। वो मासूम नहीं, बेवकूफ हमारा बैकअप प्लान थी। अगर तुम नहीं मानते तो वो सही, मुझे बस किसी तरह उसके सामने बेचारी बनना था, और वो बेवकूफ हमारी बातों में आ ही जाती। वो हंसी, मगर वो हंसी डर पैदा करती थी। हमें खुशी हुई, नहीं माफ करना, बहुत ज्यादा खुशी हुई जब तुमने हमारी मदद करने का फैसला किया। उसने गहराई से सांस ली और फिर सिर झुकाकर बोली, दरअसल हमारा रियल प्लान ये था कि तुम मुझे और मेरे रोबोट पति को ढूंढने लगो, और जैसे ही तुमने मुझे हॉस्पिटल में डालकर ट्रीटमेंट शुरू किया, हमारी स्क्रिप्ट परफेक्टली आगे बढ़ने लगी। मैं खुश थी क्योंकि अब मेरा प्लान था डेनिस मासूम और अकेला बनकर तुम्हारी फैमिली में शामिल होता, तुम्हारा भरोसा जीतता। और जैसे कि मुझे खबर मिली थी तुम्हारी एक बेटी है, नाम और चेहरा नहीं जानते थे क्योंकि तुमने हमेशा उसकी आइडेंटिटी हाइड रखी थी, लेकिन तुम्हारे घर पर रहकर डेनिस उससे मिलने दोस्ती बढ़ाता और तुम्हें कन्विंस करता कि तुम्हारी बेटी के लिए उससे बेहतर जीवन साथी हो ही नहीं सकता था। साथ ही इमॉर्टल फॉर्मूला, जाहिर सी बात है, जब तक रोबोट तुम्हारे हाथ नहीं लगता, तुम्हारे साइंटिस्ट सालों या महीनों की मेहनत के बाद भी वो फॉर्मूला बना नहीं पाते। हमें काफी अच्छा वक्त मिलने वाला था। फिर वो झुकी और सामने बैठे शख्स की आंखों में झांकते हुए बोली, एक बार तुम्हारी बेटी की शादी डेनिस से हो जाती, फिर हम तुम्हारे बेटे को रास्ते से फिर तुम्हें, तुम्हारी बीवी बेवकूफ थी, तुम्हारे पीछे पीछे वो भी निकल जाती, और फाइनली तुम्हारी पावर, पोजीशन और पैसा हासिल कर डेनिस पपेट बनाकर ब्लैक डेविल पोस्ट हासिल करती, और इस तरह तुम्हारी बेटी भी फिर हमारे किसी काम की नहीं रहती, उसका भी कोई ना कोई ठिकाना बना ही देते। तुम्हारा यकीन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी ताकत, सब हमारी प्लानिंग में शामिल थे। हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही चलते हुए डेनिस को तुम्हारे पास भेज चुके थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर तुमने उसकी बात पर यकीन किया और रोबोट और मुझे ढूंढने की कोशिश की। जैसा कि हम जानते थे, तुम फॉर्मूला पहले टेस्ट करने अपनी साइंटिस्ट लेबोरेटरी को देते हो, और क्योंकि फॉर्मूला सही था, डेनिस तुम्हारा भरोसा जीत चुका था। हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। एमिली, सोचा था वक्त पड़ने पर उसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो तो अपने ही ख्याली पुलाव पका रही थी। नजर रखने के लिए कहा था अपने लोगों को उस पर, लेकिन वो हमारी सिक्योरिटी तोड़कर कल्ट के कुछ लोगों को मारकर कुछ धोखेबाज लोगों के साथ भाग निकली। और गई भी तो किसके पास? उसने दांत पीसते हुए कहा, क्रिश डेविसन, हॉलीवुड का सुपरस्टार को पाने। एक विराम के बाद हमें लगा ये उसकी कोई बेवकूफ़ी है, कोई अट्रैक्शन, पर इडियट, उसे इतना तो समझना चाहिए था, हमारी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है वो
अब हमारे सबसे बड़े सीक्रेट की चाबी बन चुकी है, जो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं था। हमें खबर मिली वो कॉलेज फैशन कंपटीशन में क्रिश डेविसन से मिलने आ रही है, उसे पावर का लालच देकर शादी करने के लिए मनाने। बेवकूफ। सलोनी जिक्र करते होले से मुस्कुराई, मानो कोई ताश का सबसे खतरनाक पत्ता फेंक रही हो। उसकी बेवकूफ़ी हमारे लिए खतरा बनती हुई उससे पहले मेरे ऑर्डर पर डेनिस अपनी मासूम शक्ल के पीछे जहर छुपाए एमिली को मारने निकल चुका था। पर तब हुआ कुछ ऐसा जो खुद हमारे लिए भी एक शॉक वेव बन गया। क्रिस डेविसन वो कोई आम इंसान नहीं था, वो तो ब्लैक ड्रैगन था, माफिया का किंग। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर खुद हथियार कांप उठे। और हमें तब पता चला कि वो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। खैर, इमली अब तुम्हारे हाथ लग चुकी थी, और वैसे भी उसे को मारना अब हमारी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर उसे छोड़ भी देते तो तुम सब खुद ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर उसे मिटा देते। अब सारा फोकस प्लान था। डेनिस प्लानिंग के हिसाब से तुम्हारे घर पहुंचा, लेकिन खबर मिली तुम लोग कहीं और ही रह रहे थे, डेविसन विला में। ये नाम ही काफी था बताने के लिए कि वहां जाना खुद को मौत के मुंह में भेजने जैसा था। हम जानते थे अगर तुम वहां हो तो जरूर कोई वजह हो सकती है, सिक्योरिटी रीजन हो, और ये हमारे लिए सही नहीं था। डेनिस का तुम्हारी बेटी के करीब होना जरूरी था, इसलिए मैंने अपनी नई चाल चली। तुम तो मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलने ही नहीं देते थे, चारों तरफ सिक्योरिटी, निगाहें, बंदिशें। पर तुम शायद भूल गए कि साजिशें अक्सर अंदर से फूटती हैं, बाहर से नहीं। अपनी प्लान के कामयाब होने के लिए मेरा बाहर निकलना जरूरी था, इसलिए मैंने खुशी से कांटेक्ट किया। फिर वही पुराना खेल, कैंसर के लास्ट स्टेज और माफिया का ड्रामा, ब्ला ब्ला ब्ला। खुशी मासूम से ज्यादा बेवकूफ थी। फिर से मेरी बातों में आ गई वो। सलोनी बड़े बेफिक्र से बार बार खुशी जी को बेवकूफ कह रही थी, और ये बात अक्षत जी को नागवारा गुजरी। वो दांत पीसते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हैं। अचानक ही अंश ने उनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से आंखों ही आंखों में इशारा किया। अक्षत खून का घूंट पीकर बैठ गए और सलोनी को आगे कहने दिया। खुशी ने खुद आगे बढ़कर डेविसन विला की नवरात्रि पूजा में मुझे इनवाइट किया, लेकिन मेरे लिए टेंशन और बढ़ गई जब डेनिस ने तुम्हारी बेटी को लिटिल स्वान कहा, क्योंकि ये तो सांप था। वो लड़की अब सिर्फ मिशन नहीं रही, मोहब्बत बन चुकी थी। मुझे डर लगा कहीं मोहब्बत के सामने डेनिस के कदम न लड़खड़ा जाए, वो अपने मकसद न भूल जाए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि प्यार अगर रास्ते में आ जाए तो फैसला अक्सर कमजोर हो जाता है। डेनिस ने मुझसे वादा लिया कि अगर मैं उसके लिटिल स्वान को कुछ ना करूं तो वो मेरा साथ वैसे ही देगा जैसे आज तक देता आया है। मुझे अपना मकसद इतने करीब आकर खराब नहीं करना था, इसलिए मैंने उसे वो वादा कर दिया। वैसे भी प्यार हो या ना हो, मतलब तो शादी से था और वो कामयाब होने वाला था। लेकिन अलग धमाका तब हुआ जब सच्चाई सामने आई। आशीष शादीशुदा है और उसका पति कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन किंग है, क्रिश है। हम बहुत परेशान हुए, क्योंकि जहाँ तक हमने क्रिश की दीवानगी देखी थी वो तुम्हारी ही परछाई था। आशी पर कभी गिव अप नहीं करता। डेनिस ने हार नहीं मानी, बोला आशी चाहिए किसी भी कीमत पर। और जब हमें पता चला क्रिश और आशी का तलाक हो चुका है, हमें एक नया रास्ता नजर आया। अब हमें तुम्हारे खिलाफ अपनी पावर बढ़ानी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई तो हो जो हमारी मदद करे। और तब मुझे याद आया युवान घन्ना, युवान जिसके पिता को तुमने मारा था, जो जाहिर सी बात है बदले की आग में जल रहा होगा। हमें बस उसी आग में घी डालना था। मैंने डेनिस को एक मासूम आशिक बनाकर युवान से मिलवाया, लेकिन ये जानकर हैरानी हुई कि वो अपनी सौतेली बहन काजल की बात बहुत फिक्र करता है। बस हमें अपना एक और हथियार मिल चुका था, युवान और काजल के बीच का यही प्यार। तुम लोगों के घर में रहकर मैं अच्छे से जान चुकी थी तुम सब के सब पागल हो, बस इतना काफी था घर में फूट डालने के लिए। मैं अच्छे से जानती थी अगर युवान बदला लेने में हमारी हेल्प ना भी करे, फिर भी आशी को हासिल करने के लिए अगर वो डेनिस की मदद करता है और क्रिश को इस बारे में पता चला तो तुम्हारे अपने ही घर में फूट पड़ेगी। क्रिश युवान को तकलीफ देगा
और ये तकलीफ काजल को होगी। अंश जब देखता काजल की तकलीफ में है तो कृष के खिलाफ हो जाता और यहीं से हमारे लिए रास्ता खुल जाता उसे रास्ते से हटाने का। सही मौका देकर हम अंश को रास्ते से हटा देते और इल्जाम ब्लैक ड्रैगन यानी क्रिश डेविसन पर डाल देते, जिसका फायदा ये होता कि आशी को क्रिश से नफरत हो जाती और इस सिचुएशन का फायदा दानिश उठाता तुम लोगों के करीब आकर। मुझे मालूम था ईगो में आकर तुम आशी की शादी डेनिस से जरूर करवाते और यहाँ हमारा प्लान फाइनली कामयाब जरूर होता। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलने लगा था। इस बीच तुम लोगों ने डॉक्टर रॉबर्ट को भी ढूंढ निकाला और उन्हें लेबोरेटरी में ले गई, जहां उनके जरिए हमें मालूम हुआ कि तुम लोगों ने इम्पोर्टल हेक्स फार्मूला खत्म करने के लिए एंटीडोट निकाली है। ये खबर हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये फार्मूला भी बाकी फार्मूलों की तरह बेमाने बन जाते, यानी वैल्यू जीरो, क्योंकि इसकी तो खासियत ही है ये जिसके अंदर मौजूद होगा उसे मौत भी छू नहीं सकती। तुम लोगों ने बनाया एंटीडोट को खत्म करना हमारा मकसद था, लेकिन अच्छे से जानते थे हम ऐसा कर नहीं सकते। करंट टाइम सिक्योरिटी और तुम लोगों की चौकन्नी निगाहें, हम इतने बेवकूफ नहीं थे जो अपना सर खुद ही तुम्हारे तलवार के आगे कर दे। इसलिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया। क्यों ना इम्पोर्टल हेक्स को अल्टीमेट लेवल पर ले जाया जाए जहां उसे खत्म करना इम्पॉसिबल हो, और इस बार सिर्फ रिजनरेटिव फार्मूला के साथ नहीं बल्कि कई सारे म्यूटेंट फार्मूला और तुम्हारी ताकतों के साथ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल ताकत है। दिल की बातें सुनना और फ्यूचर देखना, भले ही उसकी अपनी लिमिट है। अगर सामने वाला तुम्हारी आंखों में ना देखे तो तुम्हारी लेटीपैथी पावर किसी काम की नहीं। ठीक वैसे ही किसी का फ्यूचर देखने के लिए तुम्हारा उसे छूना जरूरी है। हमने तुम्हारी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। इस लड़ाई में उतरने से बहुत पहले ही मैंने अपनी टीम को काफी लंबे समय तक एक स्पेशल नार्को टेस्ट ट्रेनिंग से गुजारा था, क्योंकि मुझे अपनी रिसर्च से मालूम हुआ था कि किसी के भी दिल की फ्रीक्वेंसी आंखों और दिमाग के तालमेल से ही उनके थॉट्स क्रिएट होते हैं, और थॉट्स का क्रिएट होना यानी हमारी मौत। अगर किसी भी तरह हम अपने थॉट्स पर काबू पा लें तो तुम कभी भी हमारे दिल की बातें को नहीं जान पाते। मैंने और मेरी टीम ने हमेशा इन बातों का ध्यान रखा था कि कोई गलती ना हो, और मैं तुम्हारे किसी ताकत को अपने फॉर्मूला में पाना चाहती थी, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जो सिर्फ फ्रेजनेटिक सेल्स पर ही नहीं बल्कि 1000 हाथियों की ताकत के बराबर टेक्निस फेसिंग और भी ऐसी कई ताकतों के साथ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे अच्छे से याद था रॉबर्ट भी एक जेनेटिक साइंटिस्ट था जिसे सालों पहले किसी एक्सपेरिमेंट के कारण बैन कर दिया गया था, और इसलिए मैंने उसे एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी दी थी, और फाइनली उसने ऐसा कर भी दिखाया। तुम लोगों ने उसे इम्पोर्टल हेक्स दोबारा रेडी करने के लिए कहा और उसने इसी बात का फायदा उठाकर अपना बनाया फॉर्मूला वी योम एक्स येल्ड ऑफ माइंड एक्स बनाया। तुम्हें नहीं पता कि जो फॉर्मूला तुमने इम्पोर्टल हेक्स समझकर दोबारा तैयार किया था वो वी योम एक्स बन चुका था, विजनरी येल्ड ऑफ माइंड एक्स। वी योम एक्स कोई मामूली सीरम नहीं था, ये तुम्हारे अंदर की डीएनए पावर्स को एब्सॉर्ब कर रहा था। दिल की बातें सुनने की ताकत, भविष्य देखने की शक्ति, 1000 हाथियों का बल, लेकिन ये ताकत हमारी नहीं थी, अभी तुम्हारे शरीर में थी, और इसे परफेक्ट होने के लिए चाहिए था पूरे 7 दिन। बस अब हमें सिर्फ 7 दिन रुकना था, जिसके बाद ये शक्ति हमारी हो जाती, और तब इस दुनिया में कोई भी हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और फाइनली आज ये फॉर्मूला जो इस सीरम के रूप में आज हमें मिल चुका है, और अब ये सीरम कोई आम सीरम नहीं बल्कि उसने जो मेडिसिन तैयार की थी तुम्हारी बॉडी में इम्पोर्टल हेक्स ओमेगा है, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टल हेक्स की रिजनरेटिव पावर ही नहीं बल्कि एक बायोन्यूरल साइको एक्टिवेटेड फॉर्मूला है जो मानव मस्तिष्क की चेतना और अवचेतना को जोड़कर उसे इतना संवेदनशील बना देता है कि वो भविष्य की थ्रेड्स प्रिडिक्शन वेट्स को महसूस कर सके और किसी भी इंसान के दिल की फ्रीक्वेंसी को पढ़ सके। साथ ही 1000 हाथियों की ताकत, वो भी इसे कैसे भूल सकते हैं हम।
इसमें जो जिस किसी के पास भी हो उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कहते हुए सलोनी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल रागा ने गुस्से से कहा, शट अप, अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। क्या कहा? खेल? और मेरा खत्म हो चुका? कैसी बातें कर रहे हो? सलोनी खिलखिला कर हंसी और बोली, सलोनी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है जिसका खेल इतनी आसानी से खत्म हो जाए, बल्कि खेल का एक और चैप्टर बाकी है। देखना चाहते हो तो वो देखो। सलोनी ने सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया, जहां खड़े कुछ लोग हाथों में 3 बच्चों को लिए बस उसके ही कमांड का इंतजार कर रहे थे। ब्लैंकेट में लिपटे वो बच्चे जिन्हें देखते ही कृष के साथ साथ सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। व्हाट द हेल! अंश गुस्से से चिल्ला। तभी सलोनी ने हंसकर कहा, ड्रैगन किंग, तुम्हारे 3 जिगर के टुकड़े सामने मेरे हम लोगों के हाथों टुकड़े टुकड़े होने के लिए बेताब है। और अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो बेहतर होगा मुझे यहाँ से जाने दो, वो भी मेरे फॉर्मूला के साथ, वरना तुम अच्छे से जानते हो। इतना कहकर सलोनी जोर जोर से हंसने लगी और अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। बदन पर पहना वो 8 फुट का आर्मोर बड़ी मुश्किल से निकालते हुए मुंह बनाकर बोली, उफ, पता नहीं किस बेवकूफ ने बनाया है इसे। सबसे पहले तो इसे चेंज करना चाहिए। बदन टूट रहा है इसके वजन से। खैर, इतनी बड़ी जीत के लिए इतना सा दर्द तो सहना बनता ही है। अब अंश की तरफ देखते हुए चिल्लाई, ए अंश जिंदल, देख क्या रहा है? चुपचाप सिरम मेरे पास लाकर दे, वरना देख रहा है ना, तेरे मेरे एक इशारे पर तेरे वो बच्चे पतंग की तरह कट कट कर जमीन पर पड़े होंगे। बोल, क्या तू चाहता है ऐसा हो? नहीं ना? तो चल सिरम दे। इतना कहकर सलोनी आगे बढ़ी। सीरम की बोतल अंश के हाथ से छीन कर झपटने ही वाली थी, जब अगले ही पल चेहरे पर एक जोरदार तमाचा चिटाक की आवाज के साथ उसका चेहरा एक तरफ झुक चुका था, आंखें हैरानी से बाहर। उसने जैसे ही नजरें उठाकर सामने देखा, दिल की धड़कन मानो कुछ पल के लिए ठहर गई हो।